हाय ऑल, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 59 से 67 के बीच में कवर करेंगे। 59 से 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। 62 से 67 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जिन्हें पूरा करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 59 कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने कहीं सारे उधार कर रखे हैं, बहुत उधारिया किस्म का अगर कोई व्यक्ति है जो लोगों से उधार लेता रहता है, तो जिस व्यक्ति से उसने उधार लिए हैं, एक व्यक्ति से उसने काफ़ी सारे उधार लिए हैं, 10,000, 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे उधार लिए हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसके पास में किसी महीने 5,000 रुपये आ जाते हैं, तो अब वो क्या करेगा? तो यहाँ पर वही बात बता रखी है कि इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, कि वो व्यक्ति जब अपना उधार चुकाने जाएगा तो एक्सप्रेस इंटीमेशन दे देगा कि सर वो जो मेरा 5,000 वाला डेट है ना, उसमें एडजस्ट कर लो, इसको दूसरे वाले में रहने दो, मैं बाद में फिर आऊँगा, मैं फिर दे दूंगा। तो 5,000 वाला जो डेट है सर प्लीज़ उसमें एडजस्ट कर लो आप मेरा ये डेट। तो यही बात हमारे 59 बता रखी है। 59 में ये भी कह रखा है कि इसे क्लेटन रूल कहते हैं। ये प्री में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लेटन रूल, नहीं, प्री में इस तरीके से पूछा जाता है, अंडर विच सेक्शन द क्लेटन रूल हैज़ बीन स्पेसिफाइड। तो सेक्शन 59 में इसके जो केस है जिसके अंदर क्लेटन रूल बताया गया था, वो यही केस है कि डिवेंस वर्सेस नोबेल का केस। इसमें बताया था कि जो डेटर होता है वो अप्रोप्रिएट कर सकता है क्रेडिटर को, जिसने उधार लिया है, जो उधारिया है, वो बता सकता है क्रेडिटर को मेरे 5,000 वाले डेट के अंदर इसे एडजस्ट कर लेना। 60 ये वाली बात कहता है, जो 60 सेक्शन है, कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब अगर जब उधार चुकाने गया 5,000 रुपये का, तो उसने नहीं बताया कि किस जगह एडजस्ट करना है, एक्सप्रेस इंटीमेशन नहीं दिया, तो अभी क्रेडिटर पे है कि वो किस तरीके से उस डेट को एडजस्ट करता है। 2,000 कहीं डाल लेता है, 3,000 कहीं डाल लेता है, या 5,000 किसी डेट के अंदर एडजस्ट कर लेता है, 10,000 वाले में कर लेता है, 5,000 वाले में कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर लिमिटेशन रूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेशन रूल वहाँ पर लग भी रहा है, कोई डेट अगर लिमिटेशन की वजह से बार्ड हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो पेमेंट है उसका मतलब यही है कि अगर कोई डेट है जो बार्ड हो रहा था, तो वहाँ पर लिमिटेशन रूल अगर लग रहा है तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सेक्शन 60 में बता रखी है कि एक्चुअली ड्यू टू एंड पेबल हिम फ्रॉम द डेटर वेदर द रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम एज बीइंग फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। 61 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हेन नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। तो नाइदर यानी कि दोनों पार्टीज अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है किस जगह। तो जिस तरीके से सेक्शन 60 था वो कह रहा है कि क्रेडिटर का डिस्क्रिशन है, अगर कोई भी बात डेटर उसे बता के नहीं गया तो सेक्शन 60 में ही बताया कि क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। टाइम बार डेट हो या ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिटेशन लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। 61 जो है वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट में नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक साथ अगर दो उधार लिए थे, 5,000 और 10,000 के, और अगर वो 5,000 रुपये चुका रहा है, तो यहाँ पर 2,500 यहाँ पे लगेगा और 2,500 वहाँ पे लगेगा, यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएगा। ये बात सेक्शन 61 बता रहा है। अब इसमें यही है कि पूरे 3 सेक्शंस को एक नटशेल के अंदर बता रखा है कि जो डेटर है जब भी पेमेंट देने जाता है तो उसके पास में एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि वो अप्रोप्रिएट कर सकता है कि मेरा जो उधार में चुकाना है वो कहाँ एडजस्ट करना है। तो डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिटर में अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग द टाइम बार डेट्स। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कहता है कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी कि सेक्शन 62 से सेक्शन 67 नोवेशन, रेसिशन ऐसे बारे में बात करें। अभी क्या होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में और बाद में दोनों पार्टीज़ आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रहने देते हैं, इसके बदले में ये कर लेते हैं, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात सेक्शन 62 से 67 के बीच में बता रखी है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट हट गया, अब उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, पर इसके बदले में अब नया वाला कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो परफॉर्म करना है। तो सेक्शन 62 कहता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन, यानी कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, रेसिशन यानी कि पहले वाले को हमने बोला कि अब हम इसे नहीं करते, म्यूचुअली डिसाइड कर ले कि हम नहीं कर रहे यार, इसमें दोनों का ही लॉस होने वाला है। एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कंडीशंस हमने चेंज कर दी, तो यहाँ पर उस पुरानी कंडीशंस को फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो नई है वो कर लो। इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यही वाली बात, और टू रेसेंड और ऑल्टर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ऐसा नहीं हो रहा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं, पुराने की जगह नया जो हो गया उसे परफॉर्म कर लो, पुराने को परफॉर्म मत करो। ऐसा नहीं है कि ब्रीच करने पे अब कोई चीज़ें यहाँ पर लायबल नहीं हो रहा कोई भी व्यक्ति, वो है, वो आगे के सेक्शंस में बताएंगे। पर पहले ये जान लो कि इसका मतलब ये होता है
कि नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई कंडीशंस ऑल्टर हो गई या पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दिया, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके। एक पार्टी अगर गलती करेगी तो वो तो ब्रीच ही होगा। तो बेसिकली फॉर डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सब्सटीट्यूटेड। अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट बंद करना है, डिस्चार्ज करना है, उसकी लाइबिलिटी से फ्री होना है, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पुराने को छोड़ दो, म्यूचुअली डिसाइड करके न्यू कर लो। इट रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज, नॉट यूनिलेटरली बाय वन पार्टी। यही बात मैंने आपको बताई है। एग्जाम्पल है कि ए ने काफ़ी सारे डेट्स बी से उधार कर रखे थे, या कि ए ने काफ़ी सारे उधार लिए थे बी से। नाउ ए इज़ गोइंग टू कैनेडा। अब उसको लग रहा है कि पढ़ाई कर लूँ, आगे जाके करियर बना लूँ, तो कनाडा निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर सो इट इज़ एग्रीड बिटवीन ए, बी एंड सी। ए जिसने उधार लिया कनाडा जा रहा है, बी जिसने दिया वो, और सी ने जो उसका मतलब यानी कि उसके पिताजी हैं, उसका कोई अच्छा दोस्त है, उसका कोई रिश्तेदार है, बिजनेस पार्टनर है ए का, ये तीनों आपस में एक टेबल पे बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि अब आप सी से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ले लेना, जो मैंने इतने सारे आपसे उधार लिए, अब बी को वो सारे पैसे सी चुकाएगा। ठीक है, ए कनाडा जा रहा है पढ़ाई करने आगे की, तो यहाँ पर तीनों ने बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया है कि अब सी देगा। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है कि ए को उधार चुकाना था वो तो ख़त्म हो गया, अब सी से नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है पुराने वाले को, और नए वाले को करो। यही बात सेक्शन 62 में बताइए। तो अब सेक्शन 63 पे आते हैं। वो कहता है कि प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, यानी कि जो प्रोमिसी है वो किसी तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी उसने, या फिर ऐसा कुछ उसके साथ हो गया जिससे अब उसका जो पार्ट था पूरा करने का उससे वो डिस्पेंस हो गया। या फिर अगर आपस में दो पार्टीज मिलके कह देती हैं कि सर थोड़ा सा और कोई टाइम दे दो या कोई और कंडीशंस को एक्सटेंड कर दो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ सेक्शन 63 के अंदर आएगी। अब क्या है कि मान लीजिए कि जो प्रोमिसी है, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसेस। मान लीजिए जो आर्किटेक्ट था वो डाइड हो गया, यानी कि मर गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है वो चला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर वो इतना अच्छा आर्किटेक्ट था, उसके अलावा में किसी और से काम लेता तो काम खराब होता, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिस्पेंस हो गया हमारे बीच में। दूसरी चीज़ जो यही है कि अगर प्रोमिसर और प्रोमिसी मिल के कह देते हैं कि सर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो टाइम को, तो ये बात भी चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सारी बात बता रखी है कि मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्टेड इंस्टीट सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट। यानी कि पहले 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब 5 महीने में होगा, 2 महीने और एक्सटेंड हो गए, इसके लिए दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं। तो ऐसी चीज़ एक्सटेंशन भी करा जा सकता है, और एक पार्टी अगर चली गई या कुछ भी XYZ कंडीशन हो गई तो वो डिस्पेंस हो जाती है, मतलब जो परफॉर्मेंस की कंडीशन है वो डिस्पेंस हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेक्शन 63 कह रहा है कि ये गलत नहीं है। सेक्शन 64 में कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि सेक्शन 64 में कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है, और सेक्शन 65 ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। दोनों थोड़ी अलग अलग बातें हैं, पर कहीं ना कहीं हद तक सेम चीज़ें, पर कुछ एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे दोनों अलग हो जाती हैं। सेक्शन 64 कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कब होते हैं? कोवर्जन के अंदर, फ्रॉड के अंदर, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वहाँ पर हम वॉइडेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कि एक पार्टी जिसको ये सब चीज़ें उसके साथ बीती हैं, कभी भी कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ठहरा सकता है, ठीक है, जिसके साथ ये चीज़ें बीती हैं, जिसका कंसेंट वहाँ पर गलत तरीके से लिया गया है। यही बात उसके सेक्शन 64 में उन्हीं चीज़ों की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि जो पार्टी रेसेंड कर रही है, यानी कि जो पार्टी अब कह रही है कि सर मेरे साथ में फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो वो पार्टी कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर रही है, तो अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है तो वो उसे वापस से दे दे सामने वाली पार्टी को जिससे उसको फ्रॉड हुआ था। यही बात द पार्टी रेसेंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल इफ हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर एंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट। ये है बात सेक्शन 64 में करी गई है। सेक्शन 65 में ऐसी पार्टी की ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। तो ऐसी पार्टीज जिनके साथ जिनने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइड डिक्लेयर हो चुका है, तो उनकी अब ऑब्लिगेशंस क्या रहेगी। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर उस पार्टी ने कोई एडवांटेज सामने वाली पार्टी से रिसीव कर लिया, कोई एडवांस पैसा, कोई और चीज़, तो उसे वापस रिस्टोर करनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को। अंडर एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ही इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक सच कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम whom ही रिसीव्ड इट। आर्किटेक्ट ने आधा काम किया तो मुझे अब उसे आधा ही पैसा देना है। अब वो आधा काम करके भाग गया, सो गया, चला गया, मॉरिशस घूमने निकल गया, तो उसने आधा काम किया है, तो उसका आधा बेनिफिट तो मैंने लिया है, तो अब जो आधा पैसा हुआ उसके काम का वो मैं उसे दे दूंगा। तो यही बात मेरी ऑब्लिगेशन के बारे में बता रखी है। गलती जबकि उसकी तरफ से हुई थी,
तो यहाँ पे 65 बता रखा है। 66 और 67 दो लास्ट सेक्शन है, इसमें बता रखा है 66 में कि मोड क्या होंगे ऐसे कम्युनिकेशन के, नोवेशन या कोई कॉन्ट्रैक्ट नोवेट हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो इसके लिए मोड क्या होंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा सामने वाली पार्टी को, और अगर रिवोकेशन करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो यही है कि रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल है फ्रॉड के थ्रू, कोअर्जन के थ्रू, इनको अगर अब हमें बंद कराना है, रेसिंड कराना है, तो कम्युनिकेट और रिवोक इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि एक्ट और ओमिशन से उसको बोल दूँ, कन्वे कर दूँ, सामने वाली पार्टी की नॉलेज में ला दूँ, कोई ऐसा एक्ट करके, या ओमिट कर दूँ, कह दूँ कि ये मैं अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको कम्युनिकेशन दे रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा। सेक्शन 66 यही कह रहा है। सेक्शन 67 इफेक्ट की बात कर रहा है, लास्ट सेक्शन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब सेक्शन 67 हमारा लास्ट सेक्शन है, इसके अंदर यही वाली बात करी गई है कि इफेक्ट क्या होंगे अगर कोई प्रॉमिसी अपनी तरफ से पार्ट करने को नेग्लेक्ट कर दे या फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करे। मेरे गोडाउन में अगर जगह है और मैं लकड़ियाँ मंगा रहा हूँ तो मुझे सामने वाले व्यक्ति को एक स्पेस खाली करके देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर आप अपनी लकड़ियाँ जो ट्रक में लाए उन्हें खाली कर दो। यही वाली बात बताई गई है कि अगर कोई प्रॉमिसी है वो नेग्लेक्ट करता है, मना कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है कि अफोर्ड प्रोमिसर को कि रीजनेबल फैसिलिटीज़ नहीं दूंगा कि जहाँ पे आप अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सको। अब वो ट्रक वाला रोड पे तो पटक के जाएगा नहीं लकड़ियों को, कि ट्रक से आया लकड़ियों को रोड पे पटक के वो चला गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा कर दिया। तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक रीजनेबल प्लेस मुझे उसे देनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप लकड़ियाँ खाली कर दो, शेड के अंदर रहेंगी, बारिश और धूप से ही बची रहेंगी। तो यही वाली बात है कि प्रोमिसर, अब जो ट्रक ड्राइवर है या जो फैक्ट्री का ओनर है वो अब एक्सक्यूज्ड हो गए, अब उन्हें अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो परफॉर्मेंस करने से कोई ज़रूरत नहीं है। द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट देयर बाय। तो इसका मतलब अब जो फैक्ट्री ओनर है और जो ट्रक ड्राइवर थे, जो उनके मजदूर थे, उनको अब अपना पार्ट पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन 37 से लेके 67 तक हमने कवर कर लिया। चैप्टर 4 हमारा कवर हो गया है। इसके बाद में अभी हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं और उसके बाद में हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगले लेक्चर का वेट करिए, जब भी अगला लेक्चर अगर डल गया है तो आप उसे देखिए इसके बाद में। तो यहाँ पर हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।